बच्चों, बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। बोर्ड एग्जाम के लिए टू द पॉइंट बोर्ड के नाम से हम वीडियो लाए हैं, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आपको जब भी आप ये वीडियो देखें, अपने पास एक नोटबुक और पेन रखें। वीडियो देखें और वीडियो देखते वक्त आप अपने नोट्स बनाएं। आपको अपने दिमाग में ये रखना है, जब भी आप हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक वीडियो में देखेंगे, आप हर एक टॉपिक का नाम लिखेंगे और उस टॉपिक की वीडियो देखकर जो आपके दिमाग में आया, जो आपको लगा कि हाँ ये मुझे याद रहना चाहिए, वो आप लिखेंगे। और आप ये भी सोचेंगे कि यदि ये मेरे एग्जाम में आया तो मुझे कैसे याद रहेगा, मुझे इस टॉपिक्स में क्या पॉइंट लिखना चाहिए कि जो पॉइंट मुझे याद आते ही ये टॉपिक मुझे याद आ जाएगा। क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है और सभी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हैं, फिर आपको कहीं से इस चैप्टर के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन आज तक कहीं मिली नहीं होगी, मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या होगा। बुक्स में भी देखी होगी, डेफिनेशन देखने के लिए मिली नहीं होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी पर, एक बॉडी न्यूट्रल होती है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यदि आपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन बॉडी में एक्स्ट्रा डाल देते हैं तब नेगेटिव चार्ज आता है। चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इक्वल एनी। Q इक्वल एनी। एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई हमारा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब इससे छोटा चार्ज नहीं होता। ई 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। 19 कूलम। 10th में यही पढ़ना है। चार्ज Q इक्वल एनी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ई 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम होता है। टू टाइप के चार्जेस होंगे। चार्जेस ऑफ आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू deficiency of electrons, negative charge due to excess of electrons। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन कम है पॉजिटिव चार्ज होगा। लाइक चार्ज रिपेल करते, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक, अनलाइक मीन्स एक प्लस एक माइनस, लाइक मीन्स एक प्लस प्लस या माइनस माइनस, रिपेल करते हैं। भाई लाइक चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। कूलम is a big unit of charge. Some small units we use.
कूलम्ब या बिग यूनिट, सम स्मॉल यूनिट्स आर यूज्ड। स्मॉल m में होता है मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब म्यू, नैनो कूलम्ब पिको कूलम्ब। स्मॉल m मिली, जहां पर भी मिली होगा, चाहे कूलम्ब हो, चाहे एम्पियर हो, चाहे जूल हो, 10⁻³ कूलम्ब। माइक्रो जहां पर होगा 10⁻⁶ कूलम्ब, नैनो 10⁻⁹ कूलम्ब। सभी में 3 का डिफरेंस होता है। स्मॉल m मिली कूलम्ब होगा, कैपिटल M लिखेंगे तो वो मेगा मिलियन होता है, 10⁻⁶ होता है, लेकिन स्मॉल m मिली होता है। ये याद कर लीजिए, चार्ज के बारे में इतना ही काफी है। भाई करंट का मतलब क्या होता है? धारा, करंट ऑफ वाटर, वाटर की धारा। भाई वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर की धारा। करंट ऑफ वाटर, वाटर की धारा, वाटर फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज की धारा, चार्ज फ्लो करेगा। तो बच्चों चार्ज फ्लो करने को आप बोलते हैं करंट। डिफाइन कैसे करेंगे आप? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। करंट कंडक्टर में ही तो फ्लो करता है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कुछ बच्चे कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बच्चों दो चीजें हैं, या तो आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यूज करेंगे या आप यूज करेंगे पर यूनिट टाइम। बात एक ही है, दोनों यूज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फिर रेट ऑफ फ्लो लगाइए या पर यूनिट टाइम लगाइए, बात एक ही है। आप या तो कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या कहेंगे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इफ क्यू चार्ज, ये कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आउटर मोस्ट शेल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर को यदि आप सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो ये प्लस ये माइनस, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ मूव करने लगते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे प्लस की तरफ, लेकिन करंट मूव करेगा राइटवर्ड। इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ मूव करते हैं, लेकिन करंट राइटवर्ड मूव करता है। कहा जाए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? या तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहेंगे बैटरी के बाहर, सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है, याद रखना, नेगेटिव पर करंट एंटर करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट में कोई दिक्कत नहीं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन तो होती है करंट में, लेकिन करंट वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती। यूनिट ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल Q बाई T। इफ Q चार्ज T टाइम में फ्लो करता है, देन करंट विल बी Q बाई T। यूनिट कूलम्ब पर सेकंड और एम्पियर। एम्पियर को हम लिखते हैं A। अगर A लिखा हुआ है कैपिटल तो वो एम्पियर है।
एम्पियर में छोटी यूनिट भी होंगी, जिसका कूलाम में छोटी यूनिट हुआ करती थी। स्मॉल यूनिट्स मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, मिली एम्पियर 10⁻³ मिली चेक कूलाम हो एम्पियर, और जहां मिली है वो 10⁻³ है। 6 -9 -12, अब तो याद हो ही गया होगा आपको, -12 -12 -12, कब 3 का डिफरेंस है, -3 -6 -9 -12। टॉपिक की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन क्या होगी, पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है सब हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत दूर डिस्टेंस से पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट P है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाना है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लाओगे, कोई भी चार्ज ले लीजिए, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। मान लिया हम इंफिनिटी है, एक चार्ज को Q चार्ज को इंफिनिटी टू पॉइंट P तक लाए, तब पॉइंट P पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी W/Q। W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया ना, तो क्या डेफिनेशन है, लिखेंगे वर्क डन to bring unit positive charge from infinity to given point। फॉर्मूला पढ़ाई आपने, V = W/Q, W वर्क करना पड़ रहा है, W/Q क्या होगा, V। यूनिट लिख सकते हैं आप जूल पर कूलाम, एंड इट इज नोन एज वोल्ट। MCQ में ये भी पूछा जाता है, और वोल्ट पर डिफरेंस ये बोल सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस W/Q, जिसको बच्चों डेल्टा V या V भी बोल देते हैं। W/Q डेल्टा का बोलने का मतलब होता है डेल्टा V, डेल्टा का मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ V, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ V, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ V, या अब V का भी यूज कर लेते हैं। यूनिट वही होगी जो पढ़ी थी आपने, वोल्ट। Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the conductor, लेकिन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस अनचेंज होनी चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए, और कंडीशन लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह ये कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये हम लिख सकते हैं। ये हम कंडीशन की हम अभी बात करेंगे, आई तो बच्चों हम लिख सकते हैं, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं R, ये हो जाएगा IR, वेयर R इज रेजिस्टेंस, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये टेम्परेचर वगैरह क्यों कहा आपने, अभी आप पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, लेंथ, एरिया वगैरह पे। तो बच्चों टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस यदि चेंज होंगी
तब रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसलिए ये लाइन लिखनी जरूरी है। बच्चे गलती यही करते हैं, ये तो सब कोई लिख देता है, ये लाइन नहीं लिखते कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। अब इसके बाद में ओम्स लॉ का ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाता है। ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना है आपको। ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना है, जब भी कोई ग्राफ बनाना हो, दो एक्सिस हुआ करती है, एक्स और वाई, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक वेरिएबल यहाँ पर आई होगा, दो एक्सिस होंगी वाई एंड एक्स। यहां पर आई यहां पर और वी यहां पर। आई के चेंज होने पर वी चेंज होगा। वी और आई की पावर 1 है। आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, जब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ भी करंट के बढ़ने पर वी बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। एंड बच्चों ये भी ध्यान रखना कि भाई ये जो एंगल है, एंगल का स्लोप होता है बच्चों, स्लोप को बोलते हैं एम। स्लोप एम होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यदि वी आई ग्राफ है, ये वी अपॉन आई होता है। कोई भी वी की वैल्यू अपॉन आई की वैल्यू, और ये बताता है हमें रेजिस्टेंस बताता है। यदि कभी बाय द वे पेपर में दे दिया जाए वी आई ग्राफ और रेजिस्टेंस पूछा जाए, तब वी अपॉन आई यहाँ पर क्या करेंगे आप करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। कभी कभी ये भी दिया होगा, क्या दिया होगा, यहाँ पर दे देगा आई और यहाँ पर दे देगा बी, तब उल्टा कर देंगे, तब क्या करेंगे, स्लोप वी अपॉन आई नहीं होगा, आई अपॉन वी होगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा। याद रखना। रेजिस्टेंस का मतलब देखें, रेजिस्टेंस होता है ओपोज करना, रेजिस्ट करना, ओपोज करना। ओपोज करने से बच्चों रेजिस्टेंस से वर्ड लिया गया, रेजिस्ट करना, ओपोज करना। कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ओपोज करता है, करंट को ओपोज करता है, तो वो होता है रेजिस्टेंस। समझ में आ गया होगा। property of conductor by virtue of which it oppose flow of charge, करंट को ओपोज करेगा। जा रहे हो, जाओगे बाजार में, भीड़ ज्यादा है तो रजिस्ट करेगी पब्लिक आपको, आप दौड़ नहीं पाओगे, तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ पर भी कंडक्टर के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन ही होते, कंडक्टर के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, अदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मूव करेंगे तो ये टकराएंगे, टकराने का मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं, इनको एक क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है, क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर, रो इंटू एल बाई ए। भाई रो क्या आ गया, अब ये रो होता है रेजिस्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी होगा, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा, एंड ए का ध्यान रखना है, ए का ध्यान रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए होगा। देख लेते हैं क्या क्या है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर की ये लेंथ है एल, और चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसके नॉर्मल जो सरफेस होगा उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए, ये ए है। भाई चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लिया यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके जो परपेंडिकुलर एरिया है, ये सर्कल बनेगा, सर्कल दिखाई देगा इस मार्कर में आपको, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा। रजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और डिपेंड करता है
नेचर ऑफ मटेरियल पर। तब बच्चों रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर, रो यानी कि टेम्परेचर पर, और नेचर ऑफ मटेरियल पर। और रो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये याद रखना भाई, एक वायर की लेंथ आपने डबल कर दी, रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल रो इंटू एल बाई ए। वायर की लेंथ को आपने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया आपने, 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या रेजिस्टिविटी में चेंज होगा? नहीं। कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। वायर की लेंथ को डबल कर देंगे, रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा? रेजिस्टिविटी में नो चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एक और पूछा जाता है बच्चों, वायर को स्ट्रेच करके, खींच के आपने डबल कर दिया। बेटा जब वायर को खींच के डबल कर रहे हैं तब वायर का वॉल्यूम वही रहेगा भाई। बाय स्ट्रेचिंग आपने वायर की लेंथ को डबल किया है, एल को 2l किया है, एरिया बच्चों a/2 हो जाएगा। जब एरिया a/2 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो इंटू 2l अपॉन a/2, 2 2 जा 4, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 रो l/2, 4 रो l/a, इसका मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। वायर को खींच के डबल किया, लेंथ डबल हो गया, लेकिन खींच के डबल किया, जब खींच के डबल करेंगे वायर को तो वायर का एरिया कम हो जाएगा। लेंथ तो डबल हो गया लेकिन एरिया कम हो गया, एरिया आधा रह गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। एरिया को डबल किया तो लेंथ क्या हो जाएगा? आधा, तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम हो जाएगा। कि वायर है, लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R, इसको हमने कट कर दिया। कट कर देते हैं, कट करके हमने दोनों पार्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं, तब रेजिस्टेंस कितना होगा? बच्चों लेंथ कितनी हो गई? l/2, एरिया हो गया 2l, रो इंटू l/2 अपॉन 2a, रो l/4a, r/4, याद रखना रेजिस्टेंस r/4 हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 50%। बाय 50% का मतलब होता है भाई कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस में या लेंथ में L का 50% प्लस करना है। बाय वर्ड इंक्रीज बाय 50%, 50% प्लस करना है। इंक्रीज टू 50% होगा तो फाइनल वैल्यू होगी, डिक्रीज टू 50% होगा फाइनल वैल्यू। टू वर्ड का जहां यूज करेंगे वो फाइनल वैल्यू होगी, और बाय वर्ड का जहां यूज करेंगे वो प्लस या माइनस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस हो गया। याद रखना है रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेंथ डबल करेंगे रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। भाई टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? फिर कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, याद रखना बढ़ता है। आपने ये पढ़ा था अभी, ये पढ़ा था आपने अभी कि भाई अगर ये VI ग्राफ है तब ये हमारा tan थीटा क्या होता है? ये tan थीटा हमारा R होता है रेजिस्टेंस। मैंने क्या दो ग्राफ है, ये T1 T2 है, तो बेटा रेजिस्टेंस R2 ग्रेटर देन R1 है ना, क्योंकि ये स्लोप ज्यादा है, ये वाला स्लोप एंगल ज्यादा है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों हुआ होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से, तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा। भाई पूछ ले जाता है कभी कभी ये भी। कुछ कंडक्टर होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट का फ्लो करेगा। इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं करता बच्चों। कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर में मरकरी, लेड, स्टेनलेस स्टील, एलॉयज ऑफ आयरन एंड क्रोमियम वगैरह जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में वुड वगैरह होता है और कंडक्टर में एल्यूमिनियम
कॉपर वगैरह। एक टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, उसमें देख लेना किसी कंडक्टिविटी हाई है, किसी कंडक्टिविटी लो है। वहां पे दिया होगा सिल्वर सबसे ऊपर दिया होगा, वो बेस्ट कंडक्टर होता है। फिर वो डिक्रीज हो जाती है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम क्या होती है? ओम। ओम ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब बात करें, एक वर्ड और आता है कंडक्टेंस आता है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ये सी होता है 1 रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होगी? 1/ओम, या बोलते हैं मोह। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगा? 1/रेजिस्टिविटी। बताएंगे यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो क्या होगी? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भाई आर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। एल को 1 कर दीजिए, ए को 1 कर दीजिए, देन आर क्या जाएगा? रो। डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। और भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। 1 एम्पीयर की डेफिनेशन, 1 एम्पीयर क्या होगा? कूलम अपॉन 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। If 1 कूलम चार्ज flows in 1 second, then current will be 1 ampere। वोल्ट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप। W 1 जूल 1 कूलम। If 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। दे सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर इन सीरीज। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों, मैं मान लिया 3 रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। 3 रजिस्टर को हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। देखिए हर एक रजिस्टर के 2 एंड हुआ करते हैं बेटा। यदि एक एंड ओनली एक एंड कनेक्टेड है तब वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और दोनों एंड कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई एक एंड एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा कनेक्टेड है तो वो क्या होगा? रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। R1 है, R2 है, ये R3 है। करंट इक्वल फ्लो करेगा, हर एक में करंट इक्वल ही फ्लो करेगा। मान लिया बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया है। भाई अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, याद रखिए क्या सेम रहेगा? करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा सभी का? V1 V2 V3। टोटल वोल्टेज V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, देन IR, IR1, IR2, IR3, that is R equal R1 plus R2 plus R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस प्लस हो जाते हैं। यदि n इक्वल रेजिस्टेंस है तो NR हो जाएगा। n इक्वल रेजिस्टेंस है देन R इक्विवेलेंट विल बी NR 3। ये पैरेलल में हो जाएगा। ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एंड कनेक्टेड है, करंट सेम रहेगा हर एक रजिस्टर में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज मूव कर रहा है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस V में चार्ज को मूव कराने के लिए तो वर्क करना पड़ेगा ना। एक बैटरी वर्क करती है, बैटरी कनेक्ट करते हैं, सेल कनेक्ट करते हैं, सेल वर्क करती है। भाई मान लिया एक कंडक्टर के अक्रॉस आपने एक सेल का यूज किया, तो सेल में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई मान लिया ये कंडक्टर है, ये सेल का यूज किया आपने, सेल में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पार्टिकल होंगे। पार्टिकल जब मूव करते हैं तो पार्टिकल को कौन मूव कराएगा? सेल या बैटरी जो आपने कनेक्ट किया वो मूव कराएगा। तो मूव कराने में वर्क करना पड़ेगा।
तो बच्चों कितना वर्क करना पड़ेगा? भाई आपको पता है V क्या होता है, W/Q, तो वर्क कितना हो जाएगा, QV। QV वर्क करना पड़ेगा आपको। कितना वर्क करना पड़ेगा, QV। अब आप कहेंगे सर QV तो वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आप कह रहे हो हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस। जब ये पार्टिकल, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यूक्लियस के साथ, प्रोटॉन के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद में जितना इन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन की है, जो वर्क किया गया है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। When electric current passes through a high resistance wire, then wire becomes hot. Wire becomes hot and produce heat. This is called the heating effect of current. This is obtained by transforming electric energy into heat energy. फॉर्मूला क्या होगा, QV। Q क्या होता है, IT। W क्या हो गया, VIT। या एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, W क्या हो जाएगा, जब IRIT, W हो जाएगा I²RT। और ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, WVIT है, I की वैल्यू V/R पुट कर दीजिए, W हो जाएगा V²/RT। कितने फॉर्मूले हो गए, QV, VIT, I²RT, V²/RT। और यही होता है हीटिंग इफेक्ट। हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम is known as इलेक्ट्रिक पावर। भाई पर यूनिट टाइम का मतलब पावर। अभी जो आपने पढ़ा था, P इक्वल W/T। W क्या था, VIT/T। पावर क्या हो गया, VI। या I²R/T/T। भाई T हटा दीजिए हर जगह, I²R हो जाएगा। या V²/R, हर जगह T हटा देंगे तो जितने भी पावर, जितने भी हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूले, वर्क डन के फॉर्मूले, वो पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे। पावर की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट। HP हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट। किलोवाट 10⁻³ वॉट। मेगावाट 10⁻6 वॉट। वो भी पढ़ सकते हैं आप। एक होती है हमारी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को बोलते हैं बच्चों यूनिट। ये होता है 1 यूनिट। आप कहते हैं ना कि इस बार एसी ज्यादा चलाया, इतने यूनिट ज्यादा बिल आ गया। एक यूनिट जो होता है किलोवाट होता है, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है। और किलोवाट क्या है, इट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ये पावर की यूनिट नहीं होती, कंफ्यूज रहते हैं आप। ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होता है। 1 किलोवाट में कितने जूल होंगे देख सकते हैं। किलो का मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब हो गया 10⁻³ 1000। वॉट होता है जूल अपॉन सेकंड। और आर होता है, एक आर में 60 मिनट 60 सेकंड। ये हो जाएगा 3.6 10⁻6 जूल। एक यूनिट 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर इक्वल 3.6 10⁻6 जूल होता है। एक चीज और बता रहा हूं एंड में, भाई आपने पढ़ा होगा
क्वेश्चन है कितने बल्ब, कितने फैन वर्क कर रहे हैं, तो कितना यूनिट कंज्यूम होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट और एनर्जी इन किलोवाट आवर, बात एक ही होती है, निकालते हैं। भाई मान लिया क्या आ गया है कि इतने वोट का बल्ब है, तो क्या लिखेंगे आप, पावर जो गिवन है इन वॉट, डेली कितने घंटे यूज होते हैं आवर्स, इनटू कितने दिन, मंथ में पूछा गया है तो डेज लिखेंगे, डेज नहीं दिया गया है, घंटे दिया गया तो घंटे लिखेंगे। किलोवाट, वोट दिया है तो अपॉन 1000। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, पावर इन वोट, डेली कितने घंटे यूज कर रहे हैं, डेज, अपॉन 1000। किलोवाट आवर में आएगा, अपॉन 1000 करते हैं किलोवाट आवर में आएगा, 1000 नहीं करेंगे वोट आवर में आएगा। और किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं। जितने भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं सभी के लिए ये ऐड कर देंगे आप। मान लो बल्ब 5 यूज कर रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई प्लस 2 हीटर यूज कर रहे हैं, एक एसी यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ सबको प्लस कर देंगे, यूनिट आ जाएगी। और यूनिट को आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में इस बार घर पे कितना यूज हुआ और कितना बिल आएगा। इस बार पता लगा के देखना कितने बल्ब कितने टाइम के लिए यूज करते हैं, क्या क्या आप अप्लायंस यूज करते हैं, देखना एक बार कितना डिफरेंस आएगा आपकी कैलकुलेशन में और बिल में, वो भी चेक करना।